हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग एक बात का डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहे हैं कि सर जी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, पूरा साल ऐसे ही निकल गया, पेपर आ गए, सेमेस्टर वाइज हैं तो वो बहुत जल्दी यूनिवर्सिटियां पेपर करा रही हैं, तो क्या करें इसके लिए कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो इस तरह से गाइड कर दीजिए कि हमको क्या करना होगा। तो मैं बता दूं कि जिन बच्चों के साथ में ये वीडियो पहुंच चुकी है, जिनके लिए ये वीडियो मिल चुकी है, वो भूल जाएं कि बैक क्या चीज होती है या फेल कैसे होते हैं। आप में से गारंटी से कोई बच्चा फेल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब वो करना क्या है, इस पर हम विशेष रूप से बात करते हैं। और ये जो चैनल है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारा जो बीकॉम का कंटेंट है वो आपके पास तक पहुंचता रहे। क्योंकि जो लोग हमारे चैनल पे आ गए तो उनके कमेंट्स आप देखिए, उनका जुड़ाव देखिए, हमसे लगाव देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम आपके लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ में भी बेहतरी होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि बीकॉम के किसी भी पेपर में बैक या फेल ना आए, क्या करें इसके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ तरीके हैं। अगर आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, एग्जाम से अगर 3-4 दिन पहले भी ये वीडियो आपके पास तक पहुंच चुकी है, तो जो हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। 100% बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, गारंटेड। आपने सोचा ना होगा उतने मार्क्स होंगे। ओके, देखो पेपर जो होता है, एग्जाम पेपर जो होंगे वो दो तरीके के होते हैं। एक तो पेपर होता है आपका थ्योरी वाला, ओके, और दूसरा वाला जो होता है न्यूमेरिकल पेपर होता है, जिसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं और थ्योरी भी होती है। इसमें दोनों चीजें होती हैं बेटा। तो थ्योरी वाले में क्या करना है और न्यूमेरिकल वाले में क्या करना है, इन दोनों में से अगर बैक आती है तो बहुत ज्यादा बच्चों की बैक न्यूमेरिकल वाले जो पेपर हैं इनमें ज्यादातर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं उनमें 50% से लेकर के 60% तक न्यूमेरिकल भरे हुए होते हैं। अब जो शेष पार्ट रह गया उसमें क्या होती है, थ्योरी होती है। तो बच्चे डरते भी हैं, वो गलत नहीं डरते हैं, उनका कहना भी ठीक है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनके बेस पे आप 100% अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलिए करना क्या है पहले यहां से बात करते हैं। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, बहुत ही अच्छा और सबसे सस्ता पेड क्लास अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 9719811101 ऑफिस का नंबर है। पहले समझ लो कि क्या करना होता है। यहां पर सबसे पहला काम होता है विषय का सिलेबस देखना, जो आपकी यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट सिलेबस है। आपके लिए जो सिलेबस अब पूरा करना है उसको देखना सबसे पहला काम होता है। क्यों? जब तक हमको टारगेट पता नहीं होगा तब तक हम जाएंगे कहां। तो पहला काम होता है टू द सिलेबस। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के किनारे आकर के और पतली पतली किताबें खरीद लाते हैं मार्केट से, और उसमें जो सिलेबस दिया हुआ होता है, यार एक बात बताओ कि जितने भी बुक्स छापने वाले हैं तो वो हर यूनिवर्सिटी की बुक्स जो अच्छे हैं वो तो हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग कर देते हैं, लेकिन जो बहुत सस्ते वाला स्टडी मटेरियल है उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो तुमको पढ़नी नहीं है और उसमें रखी हुई होती हैं। तो पहली गलती, आप सिर्फ और सिर्फ वो चीज परचेज करें, एक अच्छी बुक को परचेज करें, अच्छे राइटर की बुक परचेज करें, ओके, और सिलेबस के बेस पे आपको पढ़ाई करनी है, जिससे तुम्हारी जो एनर्जी है पूरी सही जगह पर लग सके। ओके, जैसे ट्रेन पकड़नी है, मान लीजिएगा ये स्टेशन है और यहां से आप जा रहे, चल बहुत रहे, यहां तक गए फिर वापस आ गए, यहां तक गए फिर वापस गए, यहां गए फिर वापस, यहां गए फिर आ गए, तुम यार स्टेशन पे पहुंचे ही नहीं तो ट्रेन कैसे मिलेगी। तो ये कंडीशन सिलेबस के बारे में बहुत ज्यादा होती है। ओके, दूसरा चीज है महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कई साल से जो पेपर हैं उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं घुमा घुमा करके, लगभग 20% से 25% तो पेपर घुमा घुमा करके, बल्कि कभी कभी ज्यादा भी वही प्रश्न लौट फेर के आते रहते हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनकी एक अच्छे टीचर के लिए जानकारी पूरी पूरी होती है, जो वास्तव में दिल से लगा हुआ है। ओके, और स्टूडेंट अगर अनसॉल्व खरीदता है, कुछ और चीजें भी देखता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं लग जाती है जानकारी। यहाँ पर 100% हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ टीचर ही इन चीजों को जानता है, इन चीजों को आप भी समझ सकते हो। दूसरा है बैक पेपर का पैटर्न। कभी कभी क्या होता है, अगर बैक पेपर कहीं किस यूनिवर्सिटियों के मिल जाते हैं तो उनको भी देखा करो कि मेन पेपर की अपेक्षा बैक पेपर में और मेन पेपर में क्या अंतर है, क्या सिलेबस में अंतर है, क्या क्या उन्होंने अच्छा रखा है, और बैक पेपरों में भी क्या रखा हुआ है, क्योंकि ये मॉडल पेपर का काम करते हैं जो आपके बैक पेपर हैं। ओके, बैक ईयर के पेपर हैं।
और इसके बाद में सबसे पहले क्या तैयार करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि पूरी मोटी मोटी बुक्स होती हैं तो उनमें क्या होता है, बच्चा देख करके घबराता है कि अरे बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो ऐसी कंडीशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तैयार क्या करें, इसको चुनाव करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। क्योंकि जब टू द पॉइंट आप समझेंगे, टू द पॉइंट आप चलेंगे और पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको खुद लगने लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी हो रही है। और दूसरी चीज़ है लिखने का तरीका, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके, बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे बच्चे लिखते हैं तो मैं कहता हूं कि कॉमर्स में भी बेटा डायग्राम बनाया करो और लिखने का पैटर्न चेंज करो, लिखने के तरीके जो हैं उनमें कुछ और लाओ। जब लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो हेडिंग्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। बच्चे कहते हैं बना बना के लिख देंगे, बने बनाए नंबर आते हैं उनके गारंटी से। ओके, ऐसे बच्चे सबसे पहले फेल होते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं हेडिंग सही लिख जाऊँ, उनके बीच में क्या लिखा जा रहा है, ये कतई गलत है। क्यों? जो कॉपी चेक करने वाला है वो शुरू में ही समझ लेता है कि बच्चे में कितनी दम है। तुम लोग अपना कैरियर बर्बाद इस तरह से जब करोगे तो जाहिर सी बात है जीवन में फिर तरक्की कहां करोगे। तो इन चीजों पे छोड़िए, टू द पॉइंट चलिएगा। ओके, बहुत सरल होता है, काम वही होता है, बस एक बार सरसरी निगाह से देखना होता है टू द पॉइंट के लिए। अगली चीज है बेस्ट स्टडी मटेरियल, ये आपके पास में होना चाहिए। जैसे जंगल में जाते हो और शेर का शिकार करना है और अगर आपके पास में औजार सही नहीं है तो जाहिर सी बात है तुम शिकार नहीं करोगे, वो ही तुम्हारा शिकार करेगा। तो सेम यहां पर पेपर देने अगर जाते हो तो आपके पास में दो चीजें बहुत मजबूती से होनी चाहिए। वो है सबसे पहले आपका स्टडी मटेरियल। अब वर्तमान समय में जो चलन चला है, जो ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, हम ऑनलाइन कोचिंग हम भी चलाते हैं, तो हम लोग एक तो अपने हैंड रिटन में पीडीएफ नोट्स रखते हैं जो बहुत सारी बुक्स को एनालाइज करके समझ करके टू द पॉइंट और तब लेकर के आते हैं। यानी कई चीज़ों को निचोड़ करके तब ये चीज़ें बनती हैं। और इसके साथ में जो बेस्ट क्लास हैं, जिसमें जो रिकॉर्डेड क्लास हैं, लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, रिवीजन क्लासेस हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है तुमको टॉपर बनाने में। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इन चीज़ों को समझ करके और वो फिर फेल हो जाए, सवाल ही नहीं उठता है। ओके, अगर वो अपनी ही रामधुन में है तो बात अलग है। वो अगर किसी की, जैसे कहते नहीं कहावत कि मूर्ख ना जानता है ना मानता है, तो वो चीज़ें अगर जिस स्टूडेंट के अंदर हैं तो समझ लो कि आप बहुत आगे तक जाने में दिक्कत महसूस करोगे। सबसे पहले एक अच्छे लिसनर बनिए। ओके, और जो अच्छे लिसनर होते हैं, लिसनर का मतलब होता है सुनने वाले, दूसरे की पूरी बात सुनिए, समझिए, फिर अपना दिमाग लगाइए कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई, तब आप आगे करिएगा। तो इन चीज़ों के लिए भी आपको कहीं ना कहीं सफलता में शामिल करना चाहिए। अगला है अच्छे अंक प्राप्त करने के उपाय। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो आपको प्रश्न पत्र ऐसा आ जाए कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आप नंबर 1 पे रहोगे। कब रहोगे? उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसका कारण क्या होता है? जब पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है, जब पेपर अकॉर्डिंग टू लेवल से ऊपर होता है, तो क्या होता है, वो तुम्हारे लिए नहीं होता है, हर बच्चे के लिए होता है। अब वो कॉपी में क्या होता है कि अधिकांश बच्चे उन प्रश्नों को छोड़े हुए होते हैं, और जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो ये चाहता है कि यार बच्चा इसके बारे में कुछ तो लिख देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि पेपर कैसा बना हुआ है। तुम्हारी हर नस के लिए वो समझता है, तुम्हारे हक दुख दर्द को भी समझता है। ओके, तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि आपने उसमें भी अगर अपना दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके अगर उसको सॉल्व किया है और टू द पॉइंट है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तब भी आप पर कृपा बरसेगी। ओके, 100% बरसेगी। पहले हल क्या करें, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपको सफल बनाने में। क्योंकि बहुत से बच्चे आपको कहते मिलेंगे पहले लॉन्ग क्वेश्चन हल करना चाहिए, बहुत से कहते हैं कि नहीं न्यूमेरिकल को पहले हल करना चाहिए, बहुत से कहते हैं कि एमसीक्यू को पहले हल करना चाहिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पे वो हल करना चाहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे से आता है और जिसमें आपके अच्छे शब्दों का चुनाव होने के बाद में पूरा जो लिखा जा रहा है, तो उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो। यार न्यूमेरिकल पहले नंबर पर तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा गलत हो गया तो इसका मतलब है कि थोड़ा इंप्रेशन खराब जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पहले नंबर पर न्यूमेरिकल हम सॉल्व ना करें।
पहले नंबर पे श्योर हो कि हाँ ये हमारा सही है वही सॉल्व करें। अब पहले नंबर पे सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाओगे या मतलब एग्जामिनर आपको गलत समझ लेगा, गलती किसी से भी हो सकती है। हम सब लोग मनुष्य हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। कैलकुलेशन में अगर किसी बच्चे से कहीं गलती हो गई है तो अगले प्रश्न पे जो कॉपी चेक करने वाला वो ध्यान देता है वो सही है, तो समझ लो कि पहले वाले का इतना इफेक्ट नहीं रहता। तभी तो कहते हैं कि लास्ट स्पीकर हैज अ ग्रेट चांस टू एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट स्पीकर। जो लास्ट में बोलने वाला होता है वो पहले वाले का सारा प्रभाव खत्म कर सकता है। तो आपकी जो कॉपी उसके सामने पहुंच रही है तो भैया पहले वाला गड़बड़ हो गया है, सेकंड नंबर वाले को अगर आप संभाल लेते हो देन ये न्यूमेरिकल के मामले में है, देन आपको कहीं ना कहीं अच्छे अंक मिलेंगे। और दूसरी चीज है कि जिसमें थ्योरी है तो उसमें तो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। बस ये होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि बच्चे पहला प्रश्न सॉल्व करने में टाइम बहुत लगा देते हैं, जिससे पेपर छूटता है। क्योंकि तुम एक लिमिट से जितना आगे बढ़ोगे समझ लो तो कि तुम्हारा पेपर छूट रहा है। दूसरी चीज एक और मैं कहूँगा कि आप लोग जब पेपर को सॉल्व करते हो तो जैसे किसी भी टॉपिक पे 8 हेडिंग है, 10 हेडिंग है, 12 हेडिंग है, हमारे यहाँ जो हिस्ट्री मटेरियल है उसमें हेडिंग ही बहुत होती हैं, ठीक है। तो आप एक काम किया करो, जैसे किसी चीज के उद्देश्य लिखना है तो यहां पर लिखेंगे, जैसे संचार के उद्देश्य ले लेते हैं थोड़ी देर, संचार के उद्देश्य, ये हमने टॉपिक ले लिया। अब आप एक काम कर सकते हो, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी हेडिंग्स आप बनाओ। मेरे यहाँ तो 15 15 20 20 मिलेंगी और किताबों में तो 6 6 7 7 होती हैं, लेकिन उसके साथ में स्टूडेंट बनाते भी हैं हेडिंग्स को, लेकिन अच्छी से बनाया करो, अच्छा टू द पॉइंट बनाया करो। अब संचार के उद्देश्य, आप इन हेडिंगों को जब एक स्थान पर ही इस तरह से लिख देते हो तो कॉपी चेक करने वाला क्या करता है, ये कॉर्नर पे लेकर इसके बराबर मान लीजिएगा ये पूरी कॉपी का पेज है, ठीक है, ये पूरा पेज है आपका। अब आपने इस वाले कॉर्नर पे या इस वाले कॉर्नर पे अगर ये इस तरह से अगर प्रस्तुत कर दिया तो इससे क्या होगा कि कॉपी चेक करने वाला एक ही स्थान पे देख लेगा कि आपको उद्देश्य के बारे में कितनी हेडिंग्स आती हैं, कितना आपको आता है, तो ये 1-2 नंबर आपको बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। दूसरा एक तरीका, जिस टॉपिक पे आपको मात्र 7-8 हेडिंग लिखनी है, आप एक काम किया करो, जैसे यही कार्य संचार के उद्देश्य, आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो, इस तरह से बनाया, 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 5 6 7 8 इस तरह से। अब इस पे आप लिखते हुए चले गए, ठीक है, चाहे ऐसे में लिखते हुए चले गए, कोई बेटा फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज है कि आपको कलाकार बनाना है, कुछ आप अच्छे से प्रेजेंट करो। इसमें क्या होता है, कॉपी चेक करने वाला एक ही स्थान पर देख ले रहा है कि यहाँ आपने क्या डिस्प्ले किया है। ये आधे पेज में भी हो सकता है, बीच पेज में हो सकता है, ओके, बीच पेज का मतलब है कि मिडिल में। तो इस तरह से ऐसा करने से मतलब दूसरों से कॉपी आपकी कुछ तो अलग हो, ओके, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। और भाई मेरी तो शुभकामनाएं हैं सभी स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल पे पहुंच रहे हैं, उनके लिए ईश्वर जरूर कामयाब करे। पास तो होना ही है, चैनल पे आ गए तो पास तो 100% हो, लेकिन जीवन में अगर आप सफल होते हो तो इससे बड़ा मेरे लिए भी कोई सौभाग्य नहीं होगा। तो मिलते हैं अच्छी शुभकामनाओं के साथ में अगले क्लास में, तब तक के लिए